जगा के जंग का तूफान जमीन नानक से, उठे हो आग लगाने कबीर के घर में। गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे। नहा के खून में आई थी फसले आजादी, अभी शगुफों ने खोली नहीं है आंख अपनी, अभी बहार के लब पर हंसी नहीं आई। तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछें। 1965 में जब अली सरदार जाफरी ने ये नज्म लिखी थी, तब दोनों मुल्कों में इसकी बहुत वाहवाही हुई थी। अगर आज इसे किसी सार्वजनिक मंच से पढ़ा जाए तो शायद बहुत से लोग इसे अप्रासंगिक कहें। भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियों की नींव 1947 में दोनों देशों के विभाजन के साथ ही रख दी गई थी। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक उन्माद का न कोई मजहब था न कोई जात। उन दर्दनाक दिनों में आंख के बदले आंख, हत्या के बदले हत्या, बलात्कार के बदले बलात्कार ने दोनों आजाद हुए देशों के संबंधों में ऐसा जहर घोला जिसकी कड़वाहट आज तक कम नहीं हुई है। मशहूर लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा, 15 अगस्त 1947 को जब लाहौर से आने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस अमृतसर के स्टेशन पर आकर रुकी तो स्टेशन मास्टर छेनी सिंह की आंखों के सामने जो दृश्य आया उसे देखकर उन्हें सांप सूंघ गया। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी बाहर कोई चेहरा झांकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। एक भी दरवाजा नहीं खुला, एक भी आदमी ट्रेन से नीचे नहीं उतरा। छेनी सिंह ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ पहले डिब्बे का दरवाजा खोला और एक क्षण में उनकी समझ में आ गया कि उस रात 10 डाउन एक्सप्रेस से अमृतसर में एक भी शरणार्थी क्यों नहीं उतरा था। वो लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने डिब्बे के फर्श पर इंसानी जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी चकनाचूर थी, किसी की आंतें बाहर निकल आई थीं। हर डिब्बे में यही दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उन्हें मतली होने लगी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार फिर ट्रेन पर नजर डाली। हत्यारों ने अपना परिचय देने के लिए अंतिम डिब्बे पर मोटे मोटे सफेद अक्षरों में लिखा था, ये पटेल और नेहरू को हमारी तरफ से आजादी का तोहफा है। शायद इसी को देखकर फैज अहमद फैज ने अपनी वो मशहूर नज्म पढ़ी, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, फलक के दश्त में तारों की। पश्चिमी भारत में एक रियासत थी जूनागढ़, जिसके नवाब मुसलमान थे, लेकिन 90% से भी अधिक आबादी हिंदू थी। नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। द पीपुल्स नेक्स्ट डोर, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान के लेखक और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे टीसीए राघवन बताते हैं, जूनागढ़ में नवाब मुसलमान थे, पर 99% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। ये स्वाभाविक था कि जो मेन पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। जो नवाब थे, नवाब ऑफ जूनागढ़, वो थोड़े एसेंट्रिक से कैरेक्टर थे और उनको ये लगा कि नहीं, मैं पाकिस्तान से ज्वाइन होना चाहता हूँ, पर किस तरह ज्वाइन होते ये क्लियर नहीं था, क्योंकि उसका कोई भी हिस्सा पाकिस्तान से लगा हुआ नहीं था। पर अंत में ये एक्सेशन एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ जूनागढ़ में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला कि हम क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बने। नवाब को पता लगा कि भारतीय सेना या भारतीय पुलिस अंदर आने वाली है, तभी वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वो थोड़े इसेंट्रिक से कैरेक्टर थे। वो अपने साथ में, उनके जो परिवार वाले जो गए, पर साथ में वो 100 कुत्ते भी साथ ले गए। और वो जब प्लेन का जब दरवाज़ा खुला, वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर तैयार थी और मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स उनको रिसीव करने आए थे। पर जब प्लेन का दरवाजा खुला तो सबसे पहले बाहर कुत्ते भाग के निकले, क्योंकि वो भी 2 घंटे से बंद थे। जूनागढ़ के ठीक उलट कश्मीर में स्थिति दूसरी थी। वहां के महाराजा हिंदू थे, जबकि घाटी में रहने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे। पर कश्मीर में सबसे बड़ा जो फर्क था, कश्मीर के अपना एक पॉलिटिकल प्रोसेस था और उसमें शेख अब्दुल्ला बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
शेख अब्दुल्ला की सोच ये थी कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मुझे खुद अपना ऑटोनोमस स्टेटस चाहिए, और दूसरा उनकी खुद भी सोच सेकुलरिज्म की तरफ थी। अब महाराजा क्या सोच रहे थे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर यह जरूर है कि उन्होंने एकदम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया। इसी बीच में पाकिस्तान से कबायली, और उसमें पाकिस्तान फौज के एलिमेंट्स भी शामिल थे काफ़ी तादाद में, उनका एक इन्वेजन शुरू हुआ। और जब ये कबायली श्रीनगर के पास तक पहुंचे तब उसी मौके पर जो महाराजा थे जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया ज्वाइन करने के लिए, और उसी से भारत पाक का पहला युद्ध शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब ये तय किया गया कि रिजर्व बैंक में जमा पैसे में से 75 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान को देगा, लेकिन भारत ने 20 करोड़ रुपए देने के बाद बाकी 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। जो डिवीजन एग्री हुआ था वो तो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के आपस में बीच में मंजूर हो गया था, पर बीच में क्योंकि कश्मीर में युद्ध शुरू हुआ तो नई दिल्ली में तब काफी लोगों का ये कहना था जब आप लड़ाई कर रहे हैं, जब आपके जवान वहाँ पर मारे जा रहे हैं, जब लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे मौके में आप फंड्स कैसे रिलीज कर सकते हैं? और जब आप जानते हुए कि इन फंड्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा आर्म्स के लिए या एमुनिशन के लिए या मिलिट्री स्टोर्स के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इस वजह से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि नहीं, ये फंड्स हम रिलीज नहीं करेंगे जब तक ये युद्ध चलता रहेगा। इसके खिलाफ महात्मा गांधी एक फास्ट पर गए कि नहीं, ये फंड्स रिलीज करना आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है और आपको ये फंड्स रिलीज करने चाहिए। और क्योंकि महात्मा गांधी ने फास्ट किया था, फास्ट अनटू डेथ, तो भारत सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। पाकिस्तान की संविधान सभा के आरंभिक भाषण में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां के अल्पसंख्यकों, हिंदू और सिखों को विश्वास दिलाया कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने की आजादी होगी। Let us impress the minorities by our words, deed and thought that as long as they fulfill their duties and obligations as loyal citizens of Pakistan, they have nothing to fear. हमें अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करना चाहिए कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जब न कोई भेदभाव होगा और न ही दो समुदायों में कोई फर्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत उस बुनियादी उसूल से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के समान नागरिक हैं। इस पर सरदार पटेल की प्रतिक्रिया थी कि पाकिस्तान के नए नागरिकों को उससे निराशा ही हाथ लगेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व ने जिन्ना के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से इनकार कर दिया। माउंटबेटन ने 27 जून 1946 को ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा, पटेल ने ब्रिटिश राज की 7 प्रिंटिंग प्रेसों में से एक भी पाकिस्तान को देने से साफ इनकार कर दिया। जब मैंने उन्हें कुछ दरिया दिली दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने झल्ला कर जवाब दिया, पाकिस्तान से किसने कहा था कि वो भारत से अलग हो जाए। जब जिन्ना ने जुलाई के मध्य में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान का संविधान लिखने के लिए दिल्ली बुलाने का प्रस्ताव किया तो कांग्रेस के नेता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। नेहरू और उनके साथियों ने मुझसे साफ साफ कह दिया, हम किसी भी हालत में पाकिस्तान संविधान सभा की बैठक दिल्ली या उसके आसपास भी नहीं होने देंगे। उधर हैदराबाद के निजाम ने भी भारत के साथ विलय से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, 21 अगस्त 1948 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आक्रामक रवैये के खिलाफ बाकायदा शिकायत की। हैदराबाद में सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई कि निजाम की इंटरनल पॉलिटिकल पोजीशन बहुत वीक हो गई। कुछ रेडिकल्स ने वहां पर पूरे सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया और इसके वजह से हैदराबाद स्टेट के अंदर काफी सिविल टेंशन, सिविल स्ट्राइफ और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। शायद नवाब हैदराबाद ये चाहते रहे होंगे कि वो ना हिंदुस्तान में का हिस्सा हो, ना पाकिस्तान का हिस्सा हो, वो अपना भी कोई ऑटोनोमस स्टेटस बनाए रखें। हालांकि उसकी फीजिबिलिटी बहुत कम थी क्योंकि जो हैदराबाद स्टेट का अगर आप नक्शा देखें उस समय का, तो उसका कोई भी एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं थी। वो पूरी तरह चारों तरफ से ब्रिटिश इंडिया से घिरा हुआ था। उधर सिविल स्ट्राइफ, सिविल ब्रेकडाउन की वजह से
इंडियन पुलिस एक्शन हुआ और उसके इमीडिएटली बाद नवाब ऑफ हैदराबाद ने ये अपना करार घोषित किया कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाऊंगा। 50 के दशक की शुरुआत में 82 हत्याएं करने वाले सौराष्ट्र के एक डाकू भूपत को जब भारतीय पुलिस ने खदेड़ा तो वो सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया और वहीं बस गया। बाद में 1960 में इस पर फिल्म बनी जिसमें तेलुगु देशम के नेता एन.टी. रामाराव ने भूपत डाकू की भूमिका निभाई। इसके बारे में मैंने एक बार एक फाइल देखी थी पुरानी जिसमें भूपत डाकू का नाम आया और उसके बारे में पता लगा कि इसके बारे में काफ़ी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार में डिस्कशन हुआ है। ये शायद फाइल मैंने कोई 15 साल पहले देखी होगी। डीक्लासिफिकेशन के लिए आई थी, मतलब इस फाइल को नेशनल आर्काइव्स भेज दिया जाए। 2016 में एक बार मैं गुजरात गया था, वहाँ पे कुछ सौराष्ट्र के लोग मिले और उनको जब पता लगा कि मैं पाकिस्तान में रह चुका हूँ, उन्होंने पूछा सर आप भूपत डाकू से मिले थे? किस्सा इस तरह का है कि ये डाकू था और इसके पीछे पार्टीशन के पहले भी केसेस थे और 1947 के बाद इसकी भी एक्टिविटीज़ कुछ बढ़ गई और आखिर में जब इसके पास और कोई चारा रहा नहीं तो ये पाकिस्तान भाग गया। वहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। आप आर्म्स लेकर बिना लाइसेंस के अनऑथराइज्ड एंट्री और उसको 1 साल की जेल हो गई। जब जेल के टर्म खत्म होने लगा तब सवाल उठा कि भूपत डाकू के साथ क्या किया जाए और तब तक हिंदुस्तान में खास करके सौराष्ट्र में बहुत रिपोर्ट्स निकल रही थी कि भूपत डाकू पाकिस्तान में पकड़ा गया है, अब उसकी जब जेल टर्म उसका जब खत्म होगा उसको हिंदुस्तान में वापस दिया जाएगा। पाकिस्तान में कुछ लोगों का कहना था कि नहीं हम इसको वापस कैसे कर सकते हैं। अब उसका टेक्निकल रीज़न ये दिया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, पर इसमें भूपत ने भी शायद किसी काबिल वकील को रखा और उसने उस पूरे किस्से को एक अलग ट्विस्ट दिया और ये कहा कि आप ये कहो कि मैं एक फ्रीडम फाइटर था और सौराष्ट्र के स्टेट्स पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहते थे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स यूज़ करके उनको इंडिया का हिस्सा बनाया और आप उन स्टेट्स की तरफ से एक फ्रीडम फाइटर का रोल निभा रहे थे और यही उसका डिफेंस रहा पाकिस्तान में। उसके बाद वो हिंदुस्तान तो नहीं लौटाया गया, पाकिस्तान में ही रहा। वो कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को मुसलमान कहने लगा और शायद 2002 या 2003 में उसकी मौत हुई। और मैंने ये सुना है कि 1960 में इसके बारे में एक फिल्म भी बनाई गई थी। सजना वो सजना जी अखियां चुराओ ना, जानू तुझे मैं बाल मां। लेकिन इस बीच भारत पाकिस्तान संबंधों में काफी सुधार भी देखा गया। 1955 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में टेस्ट मैच हुआ और हजारों भारतीय दर्शक सीमा पार कर वो टेस्ट मैच देखने गए। 1955 में ही पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद भारत की यात्रा पर आए और उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनाया गया। बाद में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अफजल इकबाल ने अपनी किताब डायरी ऑफ ए डिप्लोमैट में लिखा, गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने जब अपने मोटरों के काफिले को पहले से तय रास्ते से उस तरफ मोड़ दिया जहां उनके केमिस्ट्री के प्रोफेसर की पत्नी रहा करती थीं, तो खलबली सी मच गई। मजे की बात यह थी कि उस इमारत में लिफ्ट नहीं थी और गवर्नर जनरल एक कदम भी नहीं चल सकते थे। ये तो भला हुआ कि एक महिला ऊपर गई और प्रोफेसर की पत्नी को मलिक साहब से मिलाने नीचे ले आई। गवर्नर जनरल ने उन्हें अपनी कार में बैठाया और उन्हें राष्ट्रपति भवन ले गए जहां वो ठहरे हुए थे। गुलाम मोहम्मद साहब लखनऊ के पास देवा शरीफ की मज़ार भी गए जहां वो मज़ार से लिपट कर फूट फूट कर रोए। फिर उन्होंने मज़ार के प्रबंधकों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना भी खाया। 1960 में जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान गए। उन्होंने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन तब तक भारत पाकिस्तान संबंधों में गिरावट का दौर शुरू हो चुका था। 1965 में दोनों देश युद्ध के मोर्चे पर थे। उस दौरान पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त केवल सिंह को पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद शोएब ने अपने बेटे की शादी के वलीमे में बुलाया। केवल सिंह इंडियन सिविल सर्विस में थे और पंजाब काडर में थे और वो खुद भी लाहौर में पढ़े हुए थे। और जब वो पाकिस्तान गए
1965 में, हालांकि हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, उनकी इसके बावजूद बड़ी उम्मीदें थीं कि भारत पाकिस्तान रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। तो उनको एक पुराने मित्र ने अपने लड़के की शादी में बुलाया, कोई कहा कि आपको ज़रूर आना पड़ेगा। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और केवल सिंह भी मान गए। तब उनको शायद पता नहीं था कि अगले महीने में, अगले 1.5 महीने में क्या होगा। तो उनको इनविटेशन मिल गया था शायद जुलाई में, और जब शादी का टाइम आया तो 4 सितंबर, तब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था। पर वो फिर भी कराची से रावलपिंडी आए, और जैसे ही वो शादी के जगह पे पहुंचे जहाँ पर शादी हो रही थी, उन्हें लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो पूरा एटमॉस्फेयर था, जो पूरा वातावरण था, बहुत ही हॉस्टाइल था। उन्हें ये डर लगने लगा कि शायद मुझे कोई अनडिप्लोमेटिक सा इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि जब वो भारत का झंडा फहराते हुए उनकी गाड़ी आई, तभी वो कहते हैं कि आई लुक्ड एज इफ आई हैड कमिटेड एरर ऑफ जजमेंट। पर क्योंकि उनके बहुत दोस्त थे और उनके एक बहुत पुराने मित्र जो भी इंडियन सिविल सर्विस में थे और उस टाइम डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखा कि ये तो केवल सिंह यहाँ पर पता नहीं कैसे आ गए हैं। तो उन्होंने अपनी वाइफ को और अपनी लड़कियों को भेजा केवल सिंह को के पास कि आप इनके साथ रहना पूरे टाइम, और जल्दी से जल्दी इनको गाड़ी में बिठा के वापस भेज दीजिएगा। और उन्होंने एक बनारसी साड़ी, बहुत महंगी बनारसी साड़ी प्रेजेंट की थी तोहफे में। और कुछ हफ्ते बाद लड़ाई जब खत्म हो गई, जंग जब खत्म हो गई, तो वो एक अखबार पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे ये गिफ्ट मिला है इंडियन हाई कमिश्नर से, पर मैं इसको लेना नहीं चाहता और इसको मैं ऑक्शन कर रहा हूं, और जो इसका पैसा मिलेगा मैं पाकिस्तान डिफेंस फंड में डालूंगा। इस लड़ाई में ईरान और तुर्की के साथ इंडोनेशिया खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में आया, जबकि मलेशिया ने भारत का साथ दिया। जब भारत पाकिस्तान जंग का मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा, तो मलेशिया के जो एम्बेसडर थे यूएन में, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म किया कि ये जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जंग की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपने ही सबसे पहले घुसपैठिए भेजे कश्मीर में, और इसी से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान ने इतनी कड़ा ऑब्जेक्शन था इसके बारे में कि उन्होंने मलेशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए। और उसी टाइम इंडोनेशिया में भारत के खिलाफ बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस थे, और हमारे जो एम्बेसी था उसके ऊपर लोगों ने बाहर जाके डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए। दिलचस्प बात यह है कि आज वही मलेशिया कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बताता है कि विदेश नीति में कोई चीज हमेशा स्थिर नहीं होती। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।